हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिए सबसे पहले एक ड्रॉवर ऑफ द चेक को लीगल नोटिस देना होता है। तो वो लीगल नोटिस किस प्रोविजन में दिया जाता है, उसके क्या कंटेंट्स होने चाहिए, वो कितने समय अवधि में उसके बाद कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, सेक्शन 138 कहता है कि यदि कोई चेक डिसऑनर हो जाए तो कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, और सेक्शन 138 का सबसेक्शन बी ये कहता है कि यदि पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स चेक का यदि ड्रॉवर को एक नोटिस दे इन राइटिंग में एक नोटिस दे ड्रॉवर को, और उससे उस अमाउंट की डिमांड करे, वो भी चेक डिसऑनर होने की इंटीमेशन मिलने के 30 डेज में। और सब सेक्शन सी ये कहता है कि उसमें ड्रॉवर को 15 डेज का टाइम दिया जाना चाहिए। इन आधारों पर ही 138 की कंप्लेंट लीगल नोटिस पेश होने के बाद फाइल हो सकती है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2014 को यह अभिनिर्धारित किया कि 138 की कंप्लेंट पेश करने के लिए कॉज ऑफ एक्शन तब स्टार्ट होता है जबकि कंप्लेनेंट एक लीगल नोटिस के जरिए 30 डेज में पेमेंट करने की डिमांड करता है ड्रॉवर ऑफ द चेक से, और उसके 15 डेज में यदि ड्रॉवर ऑफ द चेक पेमेंट करने से फेल हो जाता है तो कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब यह हुआ कि जब चेक डिसऑनर होने की इंटीमेशन मिल जाए तो पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स को उसके 30 डेज के अंदर अंदर एक लीगल नोटिस राइटिंग में देना चाहिए ड्रॉवर ऑफ द चेक को। अब प्रश्न ये उठता है कि ये लीगल नोटिस किसे दिया जाना चाहिए? तो यदि कोई ड्रॉवर ऑफ द चेक इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। यदि ड्रॉवर ऑफ द चेक कंपनी है तो कंपनी को उसके नाम से, उसके साथ में उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को, चेक के सिग्नेटरी को, और जो भी डायरेक्टर्स या मैनेजर्स पर्सन इन चार्ज हैं उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं या वे उस ट्रांजैक्शन के बारे में जानते हैं, उन सभी को लीगल नोटिस दिया जाना चाहिए। यदि ड्रॉवर ऑफ द चेक पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म को, उसके पार्टनर्स को और उसके सिग्नेटरी को लीगल नोटिस दिया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करें? तो मित्रों, सबसे पहले ड्रॉवर का पूरा नाम, पता, सही पता लिखें। उसके बाद उस ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखें जो ड्रॉवर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच हुई। उसके बाद उस चेक की डिटेल लिखें, चेक कितनी राशि का था, किस दिन का था। ड्रॉवर की बैंक की पूरी डिटेल लिखें, वो बैंक कौन सी है जिस बैंक का चेक ड्रॉवर ने इशू किया है। उसके बाद ये लिखें कि होल्डर इन ड्यू कोर्स ने या ड्रॉई ने किस दिन अपनी बैंक में वो चेक प्रेजेंट किया। उसके बाद ये लिखें कि किस दिन ड्रॉई को ये उसकी बैंक से इंटीमेशन मिली रिटर्न मेमो के साथ कि वो चेक डिसऑनर हो गया है। उस चेक के डिसऑनर होने का कारण इनसफिशिएंट फंड, सिग्नेचर डिफरेंस या जो भी अन्य कारण है वो भी स्पेसिफिक मेंशन करें। फिर उसमें ड्रॉवर को 15 डेज का स्पेसिफिक टाइम दें कि आप 15 दिन के अंदर नोटिस प्राप्त होने के ये पेमेंट अदा कर दीजिए, और उस पेमेंट में केवल चेक अमाउंट लिखें, उसमें किसी तरह का इंटरेस्ट को नहीं जोड़ें। इसके बाद ये नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से डिस्पैच किया जाना चाहिए, और रजिस्टर्ड पोस्ट की रसीद को और नोटिस की एक प्रतिलिपि को अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। इस प्रकार सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत नोटिस ड्राफ्ट किया जाना चाहिए। मित्रों, इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण जजमेंट है जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जजमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है के भास्करन वर्सेस शंकरन वैद्य बालान। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया 29 सितंबर 1999 को। इसमें क्या अभिनिर्धारित किया कि यदि नोटिस करेक्ट एड्रेस पर ड्रॉवर को भेजा जाता है तो जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 27 का प्रेजम्पशन ड्रॉ किया जाएगा और माना जाएगा कि नोटिस उसे प्राप्त हो गया। हालांकि यह भी कहा कि प्रेजम्पशन रिबटेबल है, यदि वो आकर के ये सिद्ध कर दे कि नोटिस उसे प्राप्त नहीं हुआ तो इसको कोर्ट कंसिडर करेगी। इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट 19 जनवरी 2001 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। केस का नाम है डालमिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस गैलेक्सी ट्रेडर्स। इसमें कहा कि यदि ड्रॉवर मिलीभगत करके लौटा दे, अनक्लेम्ड लौटा दे, कह दे कि मुझे खाली लिफाफा मिला है, तो उसकी किसी दलील को नहीं माना जाएगा। और यदि ड्रॉई ने सही करेक्ट पते पर
नोटिस को डिस्पैच किया है तो प्रेजम्पशन ड्रॉई के फेवर में जाएगा। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 1998 को सदानंदन भरदन वर्सेस माधवन सुनील कुमार जजमेंट दिया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी निर्धारित किए कि कॉज ऑफ एक्शन कंप्लेंट फाइल करने का अराइज होता है एक बार, वो सक्सेसिव कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता। यदि एक बार डिसऑनर करवाने के बाद, वो डिसऑनर कितनी भी बार उसके चेक की लिमिटेशन की अवधि में करा सकते हैं, लेकिन एक बार यदि डिसऑनर करा लिया और नोटिस इशू कर दिया तो उसके बाद वो दोबारा प्रेजेंट चेक को नहीं कर सकते और उसको स्टेचुरी पीरियड में कंप्लेंट फाइल करनी होती है और वो अपना राइट दोबारा प्रेजेंट करने का बैंक में खो देता है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इसके बाद ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का आया और इस जजमेंट को ओवर रूल्ड कर दिया। बहुत सारे हमारे अधिवक्ता मित्र समझते हैं कि यदि एक बार नोटिस दे दिया तो उसके बाद कंप्लेंट फाइल करना ही एक रेमेडी है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने 26/9/2012 को सदानंदन भरदन केस को ओवर रूल्ड कर दिया। केस का टाइटल है MSR लेदर्स वर्सेस S पलियनप्पन एंड अदर्स। इसमें अभी निर्धारित किया कि सदानंद भरदन केस ओवर रूल्ड किया जाता है यदि ड्रॉई एक बार नोटिस देने के बाद यदि ड्रॉवर पेमेंट नहीं करता और सेकंड बार प्रेजेंट चेक को कर देता है तो सेकंड नोटिस इशू कर सकता है विद इन लिमिटेशन, तो उसका कंप्लेंट फेल नहीं होगी और इस तथ्य का फायदा ड्रॉवर को नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार 138 में कॉज ऑफ एक्शन लीगल नोटिस के इशू करने के बाद प्रारंभ हो जाता है। उसको जब डिसऑनर्ड चेक का मीमो मिलता है और उसको तुरंत लिमिटेशन पीरियड में ड्रॉवर को नोटिस इशू करना चाहिए और लिमिटेशन पीरियड में ही कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।